हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 13.2 जो एक छोटे से कंसेप्ट पर बेस्ड है जिसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। पहले इस कंसेप्ट को समझेंगे और फिर आप देखो बेटा कितनी आसानी से सारे के सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले समझते हैं बेटा कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं। ये आ गया बेटा इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। अब यहां देखो बेटा, जब भी ऐसा लिखा हो तो इसका क्या मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी, इसका आंसर क्या लेना है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। मल्टीप्लाई लिखो या बीच में डॉट लिखो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये मतलब है इंडिपेंडेंट इवेंट्स का, इसे याद रखिएगा। और सारे की सारी एक्सरसाइज जो है इसी पर बेस्ड है, ठीक है। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन पे। प्रोबेबिलिटी ए की दी है, बी की दी है, क्या पूछा गया, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करिए। और ए और बी दोनों आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट है। अब यहां देखो बेटा, ए की प्रोबेबिलिटी जो है वो है 3/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये कितनी है, 1/5। और फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन ए और बी दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट। बेटा अगर इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसका आंसर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बन जाएगा बेटा 3/5 और मल्टीप्लाई 1/5, बन जाएगा 3/25, ठीक है। और यही है इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अब यहां देखिएगा बेटा, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। 2 कार्ड निकाले गए 52 कार्ड में से, लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब पहले एक कार्ड निकाला, ठीक है, उसको निकालकर फिर बाहर रख दिया, वापिस नहीं डाला, फिर उसके बाद में दूसरा कार्ड निकाला, इसको कहते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड आर ब्लैक। क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों के दोनों कार्ड ब्लैक कलर के हो। अब यहां देखो बेटा, टोटल कार्ड्स कितने हैं, 52, यहां लिख लेते हैं टोटल कार्ड्स 52। अब मैंने क्या करना है बेटा, दोनों कार्ड ब्लैक होने चाहिए, मतलब पहली बार भी ब्लैक निकालना है, दूसरी बार भी ब्लैक निकालना है, दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ब्लैक कार्ड, आपने ब्लैक कार्ड निकालना है। कितने होते हैं बेटा, 26 डिवाइडेड बाय 52, बन जाएगा 1/2। तो जब मैंने पहला कार्ड निकाला तो मेरे पास ब्लैक कार्ड कितने होते हैं, 26 डिवाइडेड बाय टोटल 52, ठीक है। अब ये कार्ड उठा के मैंने बाहर रख दिया, अब फिर से ब्लैक कार्ड निकालूंगा। फिर से निकालेंगे बेटा प्रोबेबिलिटी ड्रॉइंग ब्लैक कार्ड, ठीक है। तो यहां पे मैं सेकंड वर्ड यूज कर लेता हूं, सेकंड ब्लैक कार्ड, कि दूसरी बार भी ब्लैक निकाल रहा हूं। अब देखो बेटा, पहले मैंने एक ब्लैक कार्ड निकाला, उसको बाहर रख दिया, तो ब्लैक कार्ड कितने बच गए, 25। और टोटल में से भी कम हो गया, कितना आ गया, 51। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो मुझे पूछा गया था, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2, और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 25/51, कितना बनेगा, 25 डिवाइडेड बाय 102। और यही था इसका फाइनल आंसर, ठीक है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लंबी चौड़ी इसकी स्टेटमेंट है, पहले इसकी स्टेटमेंट समझते हैं। ए बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनिंग 3 रैंडमली सिलेक्टेड ऑरेंज ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। इफ ऑल द 3 ऑरेंज आर गुड देन द बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल, अदरवाइज इट इज रिजेक्टेड। कहता है बेटी कि एक बॉक्स है, उसके अंदर ऑरेंजेस पड़े हुए हैं, कितने ऑरेंज है, टोटल 15। अब उसमें से 3 ऑरेंज निकालने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब एक निकाला, उसे चेक किया, बाहर रख दिया, वापिस नहीं डालना, फिर दूसरा चेक किया, बाहर निकाला, तीसरा निकाला, चेक किया और उसको बाहर रख दिया, इस तरह से किया। अगर तीनों ऑरेंज ठीक निकले तो हम क्या करेंगे, उस बॉक्स को अप्रूव करेंगे सेल के लिए। अगर एक भी खराब निकला तो फिर वो सेल के लिए अप्रूव नहीं होता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंज, बॉक्स में 15 ऑरेंज है, जिसमें 12 जो है वो सही है और 3 जो है वो खराब ऑरेंज है। आपने रैंडमली उठाने हैं बिना देखे, ठीक है। विल बी अप्रूव्ड फॉर सेल, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जो बॉक्स जिसके अंदर 15 ऑरेंज है उसमें से 12 ठीक है, 3 खराब है, ये सेल के लिए अप्रूव हो जाए। अगर सेल के लिए अप्रूव होने मतलब 3 ऑरेंज निकालने हैं,
तीनों की तीनों ठीक होने चाहिए, यही कंसेप्ट इसमें लगेगा। यहाँ देखो बेटा, थोड़ा सा डेटा लिख लेते हैं। टोटल ऑरेंजेस, टोटल कितने हैं इसमें? 15, ठीक है। उसमें से गुड वन जो ठीक है वो है 12, और जो बैड है वो है आपके पास 3 है, ठीक है। अब देखो बेटा, बॉक्स ने अप्रूव होना है सेल के लिए, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? तीनों की तीनों ऑरेंज ठीक होने चाहिए। अब यहाँ देखो, जब मैंने पहला ऑरेंज निकाला तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग फर्स्ट ऑरेंज, जब हमने पहला ऑरेंज निकाला, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो तीनों की तीनों यहां से निकलेंगे तो ही अप्रूव होगा सेल के लिए। तो मेरे पास गुड कितने हैं? 12 डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं? 15, ठीक है। कैंसिल कर लेते हैं, 3 4 और 3 5 से। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अब निकालेंगे बेटा सेकंड ऑरेंज, सेकंड ऑरेंज। अब जब मैंने दूसरी बार ऑरेंज निकाला, अब पहले तो 12 थे बेटा, एक निकाला बाहर रखा, अब कितने रह गए यहाँ पे? 11, और टोटल भी कम हो गए, कितने रह गए? 14, ये तो कटेंगे नहीं। फिर नेक्स्ट फिर से निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग, यहाँ पे आएगा थर्ड ऑरेंज, थर्ड ऑरेंज। तो तीसरा ऑरेंज निकालेंगे जब, तो यहाँ पे कितने रह जाएंगे? 10, पहले 12 थे, फिर एक निकाला, कितने रह गए? 11, फिर एक और निकाल दिया, उसमें से कितने बच गए? 10, और टोटल कितने बचेंगे? 12 15 में से कितने गए? पहले 14 रह गए, 15 थे, 14, फिर कितने रह गए? 13, ठीक है। अब आ जाएंगे बेटा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो फाइनल प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी? सारा मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 4/5 मल्टीप्लाई 11/14 मल्टीप्लाई 10/13। अब दिमाग में ये भी आता है सर कि हमें कैसे पता लगा कि मल्टीप्लाई करना है नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट इवन है, और हमने पढ़ा बेटा कि जो इंडिपेंडेंट इवन होते हैं उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है? तीनों को तीनों मल्टीप्लाई करके। ये वही फॉर्मूला वहां पे लगा रहा हूँ, ठीक है, उसी बेस पे सारा कर रहा हूँ। अब यहाँ देखो बेटा, ये 2 से कैंसिल, और ये भाई साहब 7 से कैंसिल, 11 11 इंटू 4 44, और 13 को 7 से करूंगा तो 91, ठीक है। और यही है इसका फाइनल आंसर। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक कॉइन और एक डाई को आपने टॉस किया, लेट ए बी द इवेंट, और एक इवेंट बनाया ए, उसमें क्या रखा गया बेटा? लेट ए बी द इवेंट दैट हेड अपीयर ऑन द कॉइन, कॉइन के ऊपर हेड होना चाहिए। दूसरा इवेंट बनाया बी, उसमें क्या रखा गया कि 3 ऑन द डाई, डाई के ऊपर 3 आना चाहिए। सिर्फ ये बताना है कि दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है या नहीं है। जो इंडिपेंडेंट की कंडीशन है बेटा वो इसमें लग जाएगी तो हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो सबसे पहले बेटा सैंपल स्पेस बनाएंगे। अब यहाँ देखिएगा, एक क्वाइन फेंका गया और एक डाई फेंकेगी। क्वाइन में क्या आता है? हेड टेल, और डाइस में 1 से लेकर 6 तक नंबर। मान लो क्वाइन के ऊपर क्या आ गया? मेरे हेड आ गया, उसको फिक्स कर लेते हैं। अब डाइस पे क्या? 1 2 3 4 5 6, तो हेड 1 हेड 2 हेड 6 तक चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा? हेड 1, फिर आएगा हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6। फिर मान लो कॉइन के ऊपर टेल आ गया, दूसरी तरफ तो डाइस ही है, T1 T2 आ गया, T3 हो गया बच्चों, T4 हो गया, T5 हो गया, और फिर T6 हो गया मेरे पास, ठीक है। अब ए में देखो क्या पूछा गया है? हेड अपीयर ऑन द कॉइन, कॉइन के ऊपर हेड होना चाहिए। तो ए के अंदर क्या आएगा? H1 H2 H3 H4 H5 और साथ में H6। फिर आगे बेटा बी इवेंट, उसमें क्या आना चाहिए बेटा? 3 ऑन द डाई, डाई के ऊपर 3 होना चाहिए। एक यहाँ पे आ रहा है और एक यहाँ पे, तो बन गया H3, T3। इंटरसेक्शन भी निकाल लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा बेटा? दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? सिर्फ H3 आ रहा है। अब इनकी प्रोबेबिलिटी भी लिख लेते हैं। यहाँ पे ए की प्रोबेबिलिटी अगर निकालेंगे तो ये 12 है बेटा, इसमें कितने? 6, तो 6/12।
बी की प्रोबेबिलिटी 2/12 और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी 1/12। अब इंडिपेंडेंट में क्या होता है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और यहाँ पे मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी की कितनी है 1/12। अब यहां देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 6/12 2/12, ये 2 से कैंसिल 2 भी कट जाएगा, कितना आ गया 1/12, दोनों साइड बराबर आ गई। तो इसका मतलब आपके पास जो ए और बी है ये दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन कहता है ए डाई मार्क्ड 1 2 3 इन रेड। एक डाइस हमारे पास, उसमें 1 2 3 को रेड कलर में लिख दिया, 4 5 6 को ग्रीन कलर में, और फिर उसको टॉस किया गया। इवेंट क्या है, ए नंबर इज इवन, तो बेटा ए में क्या रखनी है इवन नंबर और बी में क्या रखनी है नंबर रेड होने चाहिए। पूछा गया क्या ये इंडिपेंडेंट है या फिर नहीं। अब यहां देखो बेटा, जब आप डाइस को फेंकते हो तो आउटकम्स क्या रहते हैं 1 2 3 4 5 6। अब 1 2 3 रेड कलर में है ना, तो इन तीनों पे मैं ऐसे रेड लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे, और ये मेरे पास ग्रीन कलर में है। अब आप देखोगे बेटा कितनी आसानी से आपके आंसर आ जाएंगे। पहले ए बनाएंगे, ए में क्या है नंबर इज इवन, इवन नंबर लिखने हैं, तो इवन कौन सा है 2 4 6, ये 2 4 6। अब 2 जो है बेटा वो रेड कलर का है, 4 6 ग्रीन कलर के, ये मैं इसके ऊपर लिख देता हूं। फिर आएगा बी इवेंट, नंबर इज रेड, तो रेड कलर में क्या आ रहा है 1 2 3, ये तो सीधा सीधा सारे के सारे रेड है। अब फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन देखो क्या है बच्चों, ये क्या आ गया मेरे पास 2 आ गया रेड कलर का, और ये भी क्या है 2 रेड कलर का, ये इसमें कॉमन है। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, अब इनकी प्रोबेबिलिटी भी निकाल लेते हैं। ए की प्रोबेबिलिटी आ गई मेरे पास 3/6, बी की प्रोबेबिलिटी आ गई 3/6, और ए इंटरसेक्शन बी इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/6। अब इंडिपेंडेंट के लिए क्या करते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा 3/6 3/6, ये तो कैंसिल हो जाएंगे 2 से, बन जाएगा 1/4, और इसका आंसर कितना आया था बेटा 1/6। तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज नॉट इक्वल्स टू PA PB, तो इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट नहीं है, नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है, चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पे। E और F दो इवेंट्स मुझे दे रखे हैं, आर E एंड F इंडिपेंडेंट और नॉट। ये पूछा है क्या ये इंडिपेंडेंट है या नहीं है, एक लाइन में खत्म हो जाएगा बच्चों ये, प्रोबेबिलिटी ऑफ E मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ F, दोनों मल्टीप्लाई करते हैं 3/5 और यहां पे आ गया 3/10, अब ये कटेंगे नहीं तो बनेगा 9/50, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, उसका आंसर कितना है बच्चों 1/5। आप देख सकते हो दोनों बराबर नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F is not equals to probability of E multiply probability of F, तो इसका मतलब E and F ये भी इंडिपेंडेंट नहीं है, आर नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और इस क्वेश्चन को मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। अब यहां देखिए बेटा, क्वेश्चन क्या कहता है कि ए और बी दो इवेंट आपको दे रखे हैं, ए की प्रोबेबिलिटी भी दी हुई है बेटा, यूनियन भी पता है, पी की प्रोबेबिलिटी कितनी है पी आपको पता लगाना है अगर ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और या फिर दोनों इंडिपेंडेंट है, दो पार्ट है इसके। ठीक है, पार्ट 1 में क्या बोला गया बेटा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब इसका मतलब समझिएगा, म्यूचुअली
एक्सक्लूसिव। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 5, मतलब दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब यहां देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, क्या फॉर्मूला होता है, पहले फॉर्मूला थोड़ा याद कर लें, ए की प्रोबेबिलिटी, बी की प्रोबेबिलिटी और माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये पूरा फॉर्मूला होता है ए यूनियन बी का। लेकिन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगी 5, तो ये यहां से हट जाएगा। ठीक है, ए यूनियन बी का आंसर कितना है बेटा 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है पी, और ये भेजेंगे यहाँ पे, तो 3/5 माइनस 1/2, ये बन जाएगा बच्चों पी। एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 10, यहाँ पे 6 माइनस 5, तो आंसर बन गया 1/10, तो पी का आंसर बन गया 1/10। हो गया पहला पार्ट इसका। दूसरे पार्ट पे चलते हैं, इसमें लिखा गया बेटा इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। इसका मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स अगर इस तरह से हैं, इसका क्या मतलब है, जो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी है उसका आंसर क्या लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी इनटू प्रोबेबिलिटी बी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी की जगह मुझे ये इस्तेमाल करना है। अब यहां देखो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 1/2, बी की प्रोबेबिलिटी पी है तो टोटल कितना बनेगा p/2। ए यूनियन बी मुझे दे रखा था, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसका आंसर आया था बेटा 3/5, ए की प्रोबेबिलिटी 1/2, बी की कितनी है p और इसकी कितनी है p/2, अभी निकाली हमने इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब क्या करते हैं बेटा, ये आ गया 3/5, यहाँ पे मैं एलसीएम ले ही लेता हूँ, 2 एलसीएम आ गया, इधर 1 2p माइनस p। ठीक है, 2 इधर भेज देता हूँ तो बनेगा 6/5, और यहाँ पे देखो बेटा 2p में से 1 गया तो p बचा, प्लस 1 हो गया, ये 1 उठा के अब यहाँ भेज देते हैं, तो p कितना बन जाएगा मेरे पास 6/5 माइनस 1, तो p इज इक्वल टू 6 में से 5 गया 1 डिवाइडेड बाय 5, और यही आंसर है p का। और दोनों पार्ट्स मुझे यही फाइंड करना था और एग्जाम में ये पूछा भी जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में शॉर्ट आंसर टाइम में, वेरी शॉर्ट आंसर टाइम में आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, सारे का सारा फॉर्मूला पर बेस्ड है बेटा, अगर फॉर्मूला आते हैं तो इनको सॉल्व करना बहुत आसान है, और ये फ्री के मार्क्स आप समझिएगा। ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, ये मुझे यहाँ पे दिया हुआ है, ए की प्रोबेबिलिटी भी दी है, बी की भी दी है। पार्ट 1 में देखो बेटा क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो बेटा दोनों इंडिपेंडेंट है, तो फिर ये आंसर किसके बराबर होगा, पी ए और पी बी। ए की प्रोबेबिलिटी 0.3 और ये आ गया 0.4, तो बन जाएगा 0.12। ये पार्ट 1 का आंसर है। सेकंड पार्ट देखिए बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, क्या फॉर्मूला रहता है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.3, बी की है 0.4 और इसकी तो हमने अभी निकाली बेटा 0.12, इन दोनों को ऐड करूंगा तो बनेगा 0.7 और माइनस 0.12। अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, यहाँ पे 2 डिजिट है तो यहाँ भी 2 बना लो बेटा। अब आराम से देखो 70 में से 12 माइनस करना है, कितना रहता है 58, तो इसका आंसर क्या आएगा 0.58। ठीक है भाई, चलते हैं अब थर्ड पार्ट पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, क्या फॉर्मूला रहेगा, ऊपर आएगा बच्चों इंटरसेक्शन डिवाइड में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इंटरसेक्शन कितना है 0.12 और बी की प्रोबेबिलिटी 0.4,
ये 3 से कैंसिल हो जाता है, तो आंसर क्या आएगा 0.3। फोर्थ पार्ट को देखिएगा बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश ए, क्या बनेगा, ऊपर तो इंटरसेक्शन ही रहेगा और डिवाइड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इंटरसेक्शन था 0.12 और ए की प्रोबेबिलिटी है 0.3, तो अगर मैं कट करूंगा तो आएगा 0.4। ठीक है, और यही इसका आंसर है। बड़े आसान से इनके सोल्यूशन रहते हैं, फॉर्मूला अच्छे से आना चाहिए, फ्री के मार्क्स है बच्चों ये। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट का कंसेप्ट लगा के। आप देखिएगा क्वेश्चन क्या है बेटा, ए और बी दो इवेंट है, सच दैट ए की प्रोबेबिलिटी बी की प्रोबेबिलिटी मुझे दे रखी है और ए इंटरसेक्शन बी मुझे दे रखा है, और ये मुझे फाइंड करना है। अब यहां देखो बेटा, अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई करता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यह आएगा 1/4 मल्टीप्लाई 1/2, क्या बन जाएगा 1/8। और 1/8 किसका आंसर था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो आप देख सकते हो बच्चों कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या है, प्रोबेबिलिटी ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर ऐसा आंसर कभी आ जाए तो इसका मतलब क्या है, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ये दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, इंडिपेंडेंट हो गए। अब आगे देखो बेटा, क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी। अब यहां देखो इसको कैसे लिखेंगे बेटा, नॉट ए को कैसे लिखेंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है, नॉट का मतलब कॉम्प्लीमेंट होता है। अभी बन गया आपके पास इंडिपेंडेंट इवेंट, यही था, ए इंटरसेक्शन बी किसका आंसर होता है, पी ए इंटू पी बी। तो इसका आंसर किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। और नॉट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और ये आएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इनको मैं ब्रैकेट में रख लेता हूं। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, ये बनेगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, वो आ गई बच्चों 1/2। एलसीएम लेंगे, 4 में से 1 गया 3/4, 2 में से 1 गया 1/2, तो 3/8, यही है इसका फाइनल आंसर। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या है बेटा, दो इवेंट है, प्रोबेबिलिटी ए की दी है बी की दी है, नॉट ए और नॉट बी, ये मुझे दे रखा है और बोला गया ए और बी इंडिपेंडेंट है या फिर नहीं है। अब यहां देखो बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए और नॉट बी, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4। इसे हम कैसे लिखेंगे बेटा, प्रोबेबिलिटी, ये ए आ गया, नॉट का मतलब कॉम्प्लीमेंट, और का मतलब यूनियन, और बी नॉट मतलब बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 1/4। ये प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज है, जितने अच्छे से आपको आएगी इतने अच्छे से आप इसको सॉल्व कर पाओगे। डी मॉर्गन्स लॉ के मुताबिक ये किसके बराबर हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, और ये बनेगा 1/4। कैसे आया, बाय डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब यहां देखो बेटा, किसी का भी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, किसी सेट का, उसको 1 में से माइनस करके, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और ये कितना है 1/4। जिसको समझ नहीं आया कहां से आया, यहां देखिए बेटा, मुझे पता है किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी प्लस नॉट ए की किसके बराबर होती है 1। ये दोनों आपस एक दूसरे क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट होते हैं। तो यहां से बेटा कॉम्प्लीमेंट की जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी क्या होगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। यही कंसेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल किया मैंने। अब यहाँ देखो बेटा, शिफ्टिंग कर लेते हैं, इसे यहाँ भेज देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1/4, 4 में से 1 गया तो 3/4। ए इंटरसेक्शन बी आ गया। अब निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए की प्रोबेबिलिटी 1/2,
बी की आ गई 7/12, ये बन गया 7/24। आप देख सकते हो बेटा ये दोनों आंसर बराबर नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसका मतलब ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट, और ये आपस में इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, ये इसका आंसर था। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 पे। अब क्वेश्चन देखिए क्या है बेटा, पूरे का पूरा क्वेश्चन जो है फॉर्मूला पर बेस्ड है। गिवन टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब यहां देखो बेटा, पहले बता दिया ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है, ए और बी। ए की प्रोबेबिलिटी मुझे पता है, बी की भी पता है, और सबसे पहले क्या फाइंड करना है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। अब यहां देखो बेटा, ये लैंग्वेज है, इसको प्रोबेबिलिटी में पहले चेंज करेंगे, फिर आपको क्लियर होगा कि कौन सा फॉर्मूला है। अब यहां देखो बेटा, ये इंग्लिश में लिखा हुआ ना, इसको अगर मैं प्रोबेबिलिटी में लिखूंगा सेट की लैंग्वेज में, तो एंड का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन। और मुझे पता अगर इंडिपेंडेंट है तो इसका आंसर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए की प्रोबेबिलिटी 0.3 है, बी की कितनी है 0.6, 6 इंटू 3 18, बनेगा 0.18। ठीक है, ये पहले का आंसर आ गया। पार्ट 2 पे चलते हैं, ये पार्ट 1 था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड नॉट बी। अब यहां देखो बच्चों, इंग्लिश में दिया है, पहले इसको चेंज करेंगे, ये बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड का मतलब इंटरसेक्शन, और नॉट बी का मतलब बी का कॉम्प्लीमेंट। इसका क्या फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चों 0.3, माइनस ए इंटरसेक्शन बी कितना है 0.18। अब बच्चे यहां भी धोखा खाए थे, वो सोचते हैं 0.3 है, 0.18 माइनस नहीं होगा, अगर हो भी जाएगा तो आंसर माइनस में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो बेटा, ये 2 डिजिट है, यहाँ पे सिंगल है, तो इसको पहले 2 डिजिट बना लो, तो कितना बन जाएगा 30, एक 0 लगा लो, तो 30 में से 18 जाएगा, कितना होएगा 12, तो 0.12। यही इसका आंसर है। कंफ्यूज नहीं होना कि 0.3 है 0.18 है, ये बड़ा हो गया। ठीक है, बड़ी बार गलती होती है बच्चों से यहाँ पे। पार्ट नंबर 3 पे देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। अब इसको कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और का मतलब यूनियन, किसके बराबर होता है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और माइनस करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ए की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 0.3, फिर आ गया प्लस 0.6, और माइनस करेंगे इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन कितना निकाला है 0.18। 6 और 3 9, ये बन गया बेटा 0.9 और माइनस 0.18। फिर बच्चों को ये लगेगा ये 18 है वो 9 है, ये छोटा है वो बड़ा है, वो 2 डिजिट है बेटा, इसको पहले 2 डिजिट बना लो, तो 90 में से 18 माइनस करेंगे, 8 जाएंगे 72, 10 और गए तो 62, तो 0.62, यही इसका आंसर है। ठीक है, लास्ट पार्ट देखिएगा, पार्ट नंबर 4, नीदर ए, ना तो ए चाहिए मुझे नॉर बी। अब यहां देखो बेटा, नीदर ए मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट, एंड यहां पे इंटरसेक्शन और बी का कॉम्प्लीमेंट। अब देखो बेटा, इसको हिंदी में अगर ट्रांसलेट करूं, मतलब मुझे ए भी नहीं चाहिए और बी भी नहीं चाहिए। अगर मैं इसको हिंदी में बोलूं तो और वर्ड आता है, और मतलब एंड होता है, और एंड का मतलब इंटरसेक्शन, ऐसे याद रखिएगा। अब ये किसके बराबर होगा, ये इंडिपेंडेंट इवेंट है बेटा, तो इसको मैं ऐसे लिख लूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू मेरे पास नहीं है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बनेगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.3, और यहां पे 1 माइनस 0.6 आएगा। ठीक है, यहां पे कितना आएगा 0.7,
और यहाँ पे आएगा 0.4, तो ये बनेगा बेटा 0.7 और ये बन गया 0.4। 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 28, तो 0.28, ठीक है। और यही है इसका फाइनल आंसर। ये जितने भी पार्ट्स है बेटा फॉर्मूला पर बेस्ड है। इंग्लिश में आपको लैंग्वेज में दिया होता है, उसको आपको कन्वर्ट आना चाहिए। जितना अच्छा आप कन्वर्ट कर पाओगे उतने अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है और बच्चे इस क्वेश्चन में बड़ा फंसते हैं। अब क्वेश्चन देखिए क्या है बच्चों। डाइस को टॉस किया 3 बार, तो सबसे पहले मुश्किल ये है बेटा, अगर 3 बार फेंको 216 आउटकम्स है, बड़ा मुश्किल हो जाता है सॉल्व करना। प्रोबेबिलिटी इसकी पूछी है ऑड नंबर की, वो भी एट लीस्ट वंस, कम से कम एक बार ऑड नंबर आना चाहिए। यही दिक्कत है, एक तो एट लीस्ट, ऊपर से 3 बार फेंका गया। अब कैसे करेंगे वो देखिएगा बेटा। मान लेता हूं बेटा ई जो है वो इवेंट है ऑफ गेटिंग odd number at least once, कम से कम एक बार ऑड नंबर, मतलब 2 बार भी होगा तो भी इसमें आएगा, 3 बार होगा तो भी इसमें आएगा, ठीक है। तो इसके कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, ई का कॉम्प्लीमेंट इवेंट ऑफ गेटिंग ऑल इवन नंबर्स। अब ये देखिए बेटा कहां से पता चला मुझे, इसमें कौन से आ रहे हैं जिसमें कम से कम एक ऑड नंबर होना चाहिए। मतलब अगर मैं ऐसा लिखूंगा 1 2 4, इसमें एक ऑड नंबर है तो ये इवेंट भी इसमें जाएगा। 2 ऑड होंगे तो भी जाएगा, 3 ऑड होंगे तो भी जाएगा। इसमें कौन से आएंगे, अब यहां देखो बेटा 2 4 6, ये तीनों क्या है इवन, तो ये इसमें नहीं जाएगा क्योंकि कम से कम एक ऑड होना जरूरी है अगर मुझे ई में जाना है। तो इसका मतलब ये वाले जिसमें तीनों इवन है वो कहा जाएंगे ई के कॉम्प्लीमेंट में, है ना। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी वो देखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट। अब यहां देखो बेटा 3 बार डाइस को फेंकना है, जब आप एक बार फेंकते हो तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या आती है 3/6, है ना। तो ये क्या आएगा बेटा 3/6, जिसको बोलते हैं 1/2, तो 1/2 लेके करते हैं, थोड़ा और आसान रहेगा। 1/2, फिर दूसरी बार फेंका फिर से 1/2, तीसरी बार फेंका फिर से 1/2, तो कुल मिला के 1/8 हो गया। लेकिन मुझे किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी, ई की, तो मुझे पता है बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई किसके बराबर होती है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट। तो ये बन गया बेटा 1 माइनस 1/8, 8 में से 1 गया तो 7/8, और यही है इसका फाइनल आंसर। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा, बच्चे बड़ा फंसते हैं और ये सबसे आसान तरीका था इसको सॉल्व करने का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, सोल्यूशन भी इसका बड़ा सिंपल सा है बेटा। 2 बॉल निकाले गए विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है कि जो टोटल केसेस है वो सेम रहेंगे। बॉल निकाला, देखा, फिर से बॉक्स में डाल देना है। अब उसको निकाल के बाहर साइड में नहीं रखनी। बॉक्स है जिसके अंदर 10 ब्लैक है और 8 रेड बॉल है, फिर इन सब की प्रोबेबिलिटी मुझे एक एक करके पता लगानी है। तो पहले यहां देखो बेटा ब्लैक बॉल्स कितने, पहले वो लिख लेते हैं। ब्लैक बॉल्स वो आगे मेरे पास 10 हैं। रेड बॉल और जो लाल रंग के हैं वो मेरे पास कितने हैं, 8। और फिर आएंगे टोटल केसेस, तो टोटल बॉल्स लिख लेते हैं, बॉल्स लिख लेते हैं। तो टोटल बॉल्स जो है मेरे पास वो बन गए 18। अब यहां देखो पार्ट 1 में दोनों के दोनों रेड होने चाहिए, ठीक है। पहली बॉल निकाली वो भी रेड, दूसरी निकाली वो भी रेड। कैसे निकालेंगे बेटा, यहां देखो प्रोबेबिलिटी बोथ बॉल्स आर रेड। पहली बॉल निकाली वो रेड निकली, तो रेड कितने हैं बच्चों, 8 डिवाइडेड बाय टोटल केसेस कितने हैं, 18 मल्टीप्लाई। अब दूसरी बॉल निकालनी वो भी रेड। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या है, रिप्लेसमेंट है ना। बॉल देखी फिर से डाल दी, फिर से रेड 8 हो गए और टोटल फिर 18 रह गए, तो 8/18। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं, ये 9 से 4 से कटेगा और ये कटेगा हमारा 9 से, ये भी 4 से कटेगा, ये भी 9 से, 4 4 16
और यहाँ पे आ गया 81। पार्ट 2 में देखिएगा प्रोबेबिलिटी फर्स्ट बॉल, पहला जो बॉल है वो ब्लैक है एंड सेकंड जो है वो मेरे पास रेड है। पहला बॉल जो है वो ब्लैक कलर का है, तो ब्लैक वाले कितने बच्चों 10, टोटल 18 मल्टीप्लाई दूसरा रेड, रेड कितने 8, टोटल 18 ही रहेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है बेटा प्लेसमेंट हो रही है। ये 2 5 से कटेगा, 9 से कटेगा, 4 से कटेगा, 9 से कटेगा और ये आ गया 20/81। अब चलते हैं पार्ट 3 पे। प्रोबेबिलिटी वन ऑफ देम, उनमें से एक जो है वो ब्लैक होना चाहिए, इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। एक ब्लैक होना चाहिए एक रेड। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है बच्चों, ये नहीं बताया कि पहले रेड निकाल लो या फिर ब्लैक निकाल लो, इसलिए मैं दोनों पॉसिबिलिटी लेके चलूंगा। मान लीजिए पहले ब्लैक निकला, अगर पहले ब्लैक निकाली तो कितनी है 10 डिवाइडेड बाय 18। उसके बाद में क्या निकालनी है रेड, तो रेड कितने 8 डिवाइडेड बाय 18 प्लस फिर दूसरा केस हो सकता है पहले हमने कौन सी निकाली रेड, तो 8/18, दूसरी बार ब्लैक निकल गई है तो 10/18। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करें ये 5 से कटेगा, 9 से कटेगा, 4 से कटेगा और ये भी 9 से, ये बन गया 20/81 प्लस सेम थे तो ये भी क्या आएगा 20/81, ऐड कर देंगे तो 40/81। यही है इसका फाइनल आंसर। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जाता है। इसको आसानी से कैसे सॉल्व करना है आइए देखते हैं। क्वेश्चन समझते हैं बेटा। प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी आर 1/2 एंड 1/3 रिस्पेक्टिवली। कोई प्रॉब्लम है उसको ए सॉल्व कर ले या बी सॉल्व कर ले, लेकिन कैसे इंडिपेंडेंटली, उसकी प्रोबेबिलिटी मुझे दे रखी है, मतलब ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, इसको ऐसे समझिएगा। अगर वो दोनों कोशिश करते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, वो भी इंडिपेंडेंटली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, क्या संभावना है कि प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए। दूसरा क्या बोला गया, दोनों में से कोई एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। अब यहां देखो बच्चों, सबसे पहले तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। ए की प्रोबेबिलिटी जो है वो दे रखी है मुझे 1/2, बी की प्रोबेबिलिटी जो है वो है 1/3। अब यहां देखो, सिंस कैपिटल ई एंड एफ ये दोनों क्या है इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसका आंसर क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए की प्रोबेबिलिटी 1/2, बी की 1/3 और ये बन जाएगी 1/6। यहां तक तो आसान काम था। अब यहां देखो बेटा, पार्ट 1 क्या बोलता है, प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। उसने बस इतना लिख दिया कि प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जानी चाहिए, ये नहीं लिखा कि ए करे या बी करे। तो आपको सारी पॉसिबिलिटी लेकर चलना है। हो सकता है कि ए ने कर दी प्रॉब्लम, बी ने कर दी तो भी चलेगा, दोनों मिलके कर देंगे तो भी चलेगा। तो इस बात का मीनिंग क्या है, कोई ए कर दे तो भी ठीक है, बी कर दे तो भी ठीक है, दोनों मिलके कर दे तो भी ठीक है। और ये वाली जो स्टेटमेंट है इसका मतलब क्या होता है बेटा, ए यूनियन बी। क्योंकि जब आप ए यूनियन बी पढ़ते हो तो उसमें ए के नंबर भी होते हैं, बी के भी होते हैं और दोनों के होते हैं। सेम सिचुएशन यहाँ पे मुझे दे रखी है। तो इन शॉर्ट मुझे क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। क्या फॉर्मूला रहता है बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस होती है ए इंटरसेक्शन बी। ए की प्रोबेबिलिटी जो है 1/2, बी की आ गई 1/3 और ये बन गया 1/6। एलसीएम ले लेंगे बेटा, 6 एलसीएम आ गया, यहाँ पे 3 + 2 - 1, 5 में से 1 गया तो 4/6, 2 से कैंसिल होगा तो 2/3।
पार्ट 1 का आंसर है 2/3। पार्ट 2 पे चलते हैं। क्या बोला गया, दोनों में से कोई एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली one of them solve the problem। उन दोनों में से कोई एक जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। ठीक है, अब उसकी प्रोबेबिलिटी देखो क्या होगी बेटा। अब देखो दोनों में से कोई एक कर दे, ये नहीं लिखा कि पहले ए करें या पहले बी करें, तो फिर आपको फिर से दो पॉसिबिलिटी लेकर चलनी है। हो सकता है कि ए ने सॉल्व कर दिया और बी ने नहीं किया, क्योंकि दोनों में से किसी एक ने करना है ना, तो ये नॉट आ गया। या फिर और का मतलब तो प्लस, ए ने नहीं किया और बी ने सॉल्व कर दिया। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 और कॉम्प्लीमेंट्री कैसे निकलती है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ऐसा आ गया। प्लस 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। 1/2 यहाँ पे 1 माइनस बी की प्रोबेबिलिटी 1/3 प्लस 1 माइनस ए की प्रोबेबिलिटी 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है यहाँ पे 1/3। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा 1/2 एलसीएम लूंगा, 3 में से एक गया तो 2/3, 2 में से एक गया तो 1/2 और ये आ गया 1/3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा 2 2 कैंसिल, 1/3 प्लस 1/6 एलसीएम लूंगा 6 आएगा, ये कटेगा 2 से, 2 + 1 3/6 कटेगा तो 1/2 और ये इसका फाइनल आंसर। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, वन कार्ड इज ड्रॉन, एक कार्ड निकाला गया 52 कार्ड में से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इवेंट ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, कौन से केस में ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट। ठीक है, कंडीशन तो हमें पता ही है। पहले इवेंट बनाएंगे बच्चों, यहां देखो ई में क्या लिखा गया, कार्ड जो है वो स्पेड का होना चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, स्पेड के कितने कार्ड होते हैं बेटा 13, तो ऊपर क्या आएगा 13 डिवाइडेड बाय टोटल कितने होते हैं 52, बन जाएगा 1/4। फिर एफ की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, एस कार्ड 4 होते हैं डिवाइडेड बाय 52 कितना बन जाएगा 1/13। अब निकालेंगे इंटरसेक्शन, इसे देखिए कैसे निकालना है। इंटरसेक्शन मतलब दोनों में जो कॉमन होगा वो लेना है। कार्ड ड्रॉन इज स्पेड, स्पेड के 13 कार्ड होते हैं बेटा। ठीक है, और यहाँ पे क्या उनसे आगे मेरे पास एस कार्ड होते हैं 4। अब स्पेड के 13 कार्ड होते हैं, उसमें से एक एस कार्ड होता है और इसके अंदर 4 एस के कार्ड है, तो कॉमन क्या आ रहा है, एक ही आ रहा है इसका कार्ड है ना, तो आएगा 1 डिवाइडेड बाय 52। तो आप यहां देख सकते हो बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना आएगा 1/4, 1/13 कितना बन गया 1/52, और यही क्या था मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो इसका मतलब इस केस में इवेंट्स जो है वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, यहां देखो बेटा पार्ट 2 में कार्ड जो है वो निकाला गया लेकिन ब्लैक कलर का निकला, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ब्लैक कलर कितने होते हैं 26 डिवाइडेड बाय 52 बन जाएगा 1/2। फिर आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, किंग के कितने कार्ड होते हैं मेरे पास 4 डिवाइडेड बाय 52 बनेगा 1/30। अब इंटरसेक्शन मतलब दोनों में जो कॉमन होगा। अब यहाँ पे देखो बेटा ब्लैक कार्ड है, यहाँ पे किंग है, ब्लैक में किंग कितने आते हैं 2 आते हैं, है ना। तो अब यहाँ देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितने कार्ड आते हैं 2, तो 2 कॉमन हो जाएगा डिवाइडेड बाय 52 1/26। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 1/13 1/26, और यही था मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। इसका मतलब इस केस में भी क्या है आपके इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। ठीक है, 2 हो गए। तीसरा देखिए, ई में बोला गया कार्ड ड्रॉन इज किंग और क्वीन,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अब यहाँ देखो बेटा, और का मतलब क्या है? प्लस करना। मैथ्स में और का मीनिंग होता है प्लस करना। किंग कितने होते हैं? 4। क्वीन भी कितनी है? 4, और डिवाइडेड बाय टोटल 52, तो बनेगा 8/52। अब यहाँ पे देखो बेटा, ये 4 2 सा 8, ये 13 से कटेगा तो 2/13 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, क्वीन आर जैक, क्वीन भी 4 होती है, आर मतलब प्लस, जैक भी 4, डिवाइडेड बाय 52, बन गया 8/52, और ये बन गया 2/13। फिर आगे इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। अब यहाँ देखो, दोनों में कॉमन क्या है? यहाँ पे किंग और क्वीन, और यहाँ पे क्वीन और जैक, तो सामने दिख रहा है बेटा, क्वीन जो है वो आपके पास कॉमन आ रही है। क्वीन के कार्ड कितने हैं? 4, डिवाइडेड बाय 52, 1/13। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ मल्टीप्लाई करेंगे, 2/13, और यहाँ पे आ गया 2/13, बन गया 4/169। ठीक है, और ये मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ के बराबर नहीं आया, तो इस केस में इंडिपेंडेंट नहीं है, नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो ये इसके आंसर है। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाता है। क्वेश्चन पहले समझते हैं बेटा, फिर देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। इन ए हॉस्टल 60% ऑफ द स्टूडेंट रीड हिंदी न्यूज़पेपर। 60% बच्चे जो हैं वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। 40% जो है वो पढ़ते हैं बच्चों इंग्लिश का न्यूज़पेपर, और 20% ऐसे हैं जो दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ठीक है, अब एक बच्चे को सिलेक्ट किया गया और सबसे पहले क्या पूछा? प्रोबेबिलिटी की वो रीड्स नीदर हिंदी नॉर इंग्लिश, वो हिंदी भी नहीं पढ़ता और इंग्लिश भी नहीं पढ़ता है, वो पूछा गया। इफ शी रीड हिंदी न्यूज़पेपर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। और थर्ड में है इफ शी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड हिंदी न्यूज़पेपर। अब यहाँ देखो, साथ साथ में सॉल्व करूंगा, समझाता जाऊंगा कैसे करना बेटा। तो सबसे पहले दो इवेंट ले लेते हैं। ई में क्या लेते हैं? इवेंट। कौन सा इवेंट ले लेते हैं? पहला इवेंट क्या था? स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर। पहले हिंदी था तो पहले उसी को ले लेंगे, हिंदी न्यूज पेपर। ठीक है, फिर आ गया एफ, ये वो इवेंट है, इवेंट जिसमें स्टूडेंट रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर। ये आ गया इंग्लिश न्यूज़पेपर। ठीक है, अब आप देखते हैं ना बेटा कैसे सॉल्व करेंगे। तो ई की प्रोबेबिलिटी, कितने बच्चे हैं बेटा? 60%, मतलब 60 डिवाइडेड बाय 100। फिर आ गया एफ, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 40%, 40/100। फिर आएगा बच्चों इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ, वो कितना हो जाएगा? 20%, 20/100। ठीक है, एक जीरो काटना तो काट सकते हो, बाकी ऐसे रखोगे तो भी चलेगा। अब यहाँ देखो बेटा, पार्ट 1 में ए पार्ट पे चलते हैं। प्रोबेबिलिटी शी रीड नीदर हिंदी नॉर इंग्लिश। अब इसको कैसे लिखना है? इस इंग्लिश को सेट्स की लैंग्वेज में कैसे लिखना है? सेट की लैंग्वेज में वो देखिएगा। इफ शी रीड नीदर हिंदी नॉर इंग्लिश, हिंदी नहीं पढ़ता है मतलब एच का कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन ई का भी कॉम्प्लीमेंट। अब दोनों पे कॉम्प्लीमेंट है, इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा? यूनियन कॉम्प्लीमेंट। और ये किसके बराबर है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एच। मैंने एच, ओ सॉरी, एच और ये कर दिया मैंने, यहाँ पे मैंने ई और एफ लिखा हुआ था। ठीक है, तो पहले में था इफ शी रीड, फाइंड द पॉइंट दैट शी रीड नीदर हिंदी नॉर इंग्लिश। हिंदी के लिए मैंने ई लिया है, इंग्लिश के लिए एफ। इसको बेटा ई और एफ कर लेना। ठीक है, बाकी सब ठीक था, यहाँ पे एफ कर लेना। ठीक है, तो हिंदी भी नहीं पढ़ता, इंग्लिश भी नहीं पढ़ता, जो नहीं पढ़ता उन पे कॉम्प्लीमेंट लग जाता है। ठीक है, इंटरसेक्शन था, होल कॉम्प्लीमेंट लूंगा, डिमॉर्गन्स लॉ के मुताबिक यूनियन बन जाएगा। और फिर कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं? 1 में से माइनस करके। अब यहां देखना बेटा, ये मैं इस वाली लाइन में कर देता हूं। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ, वो मेरे पास नहीं है, उसे निकालना पड़ेगा। यूनियन का फॉर्मूला क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ और माइनस करने पड़ता है दोनों का इंटरसेक्शन। ठीक है, अब ये बनेगा 1 माइनस ई की प्रोबेबिलिटी 60/100 है प्लस एफ की 40/100 और इंटरसेक्शन जो है 20/100। ये बन जाएगा 1 माइनस 60 और 40 कितना हो गया 100, 100 लेंगे एलसीएम, ये बनेगा बेटा 60 प्लस 40 माइनस का 20, ये बनेगा 1 माइनस 80/100। ठीक है, और एलसीएम लेंगे, 100 में से 80 गया तो 20/100, एक जीरो कैंसिल तो बन गया 1/5। ये आ गया पहले का आंसर। पार्ट 2 पे चलते हैं। इसमें क्या बोला गया, इफ शी रीड हिंदी न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। मतलब एक इवेंट हो चुका है और दूसरा मुझे फाइंड करना। अब याद करिए बेटा, ये होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जो इवेंट हो चुका होता है वो डिवाइड में लिखना होता है। इसको कैसे लिखते थे, E/F, और F क्या होता था, जो बेस में लिखना है, जो हो चुका है। अब यहाँ पे क्या है बेटा, हिंदी वाला इवेंट हो चुका है और हिंदी को मैं कैसे लिख रहा हूँ, E से लिख रहा हूँ, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ F/E। ये कुछ इस तरह से बनेगा। जो इवेंट हो चुका है वो डिवाइड में आना चाहिए। तो कौन सा इवेंट हो चुका है बेटा, हिंदी न्यूज़पेपर, और हिंदी न्यूज़पेपर किससे लिखा मैंने, E से लिखा है, इसलिए E नीचे। अब ये किसके बराबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, इसका फॉर्मूला ये था, डिवाइड में प्रोबेबिलिटी ऑफ E आएगा जो बेस में है। E इंटरसेक्शन F, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 20/100, 20/100, और फिर डिवाइड में प्रोबेबिलिटी ऑफ E 60/100, ये आ गया 60 डिवाइडेड बाय 100, ये कट जाएगा, बनेगा 20/60, एक जीरो भी कटेगा और 1/3। ठीक है, यही इसका आंसर है। पार्ट 3 पे चलते हैं बच्चों। इफ शी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, अब वो इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ती है और प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, हिंदी न्यूज़पेपर की। ये वाला इवेंट हो चुका है, अब ये नीचे आएगा, और इंग्लिश न्यूज़पेपर मैंने क्या लिखा हुआ है, F से लिखा है, मतलब बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F। ऊपर तो इंटरसेक्शन आएगा और डिवाइड में आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ F। इंटरसेक्शन कितना था 20/100 और F का जो प्रोबेबिलिटी है वो है 40/100। ठीक है, 100 कट गया, 20/40 और ये आएगा 1/2। यही है बेटा इसका फाइनल आंसर। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है बेटा, इसको जरूर करके जाना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और एग्जाम में ये पूछे भी जाते हैं। पहले इनको सॉल्व करते हैं, फिर इनका आंसर टिक करेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर। अब यहाँ देखो बेटा, इवन प्राइम नंबर मुझे चाहिए ऑन ईच डाई व्हेन ए पेयर ऑफ डाइज रोल्ड, मतलब दो डाइज को फेंका, ठीक है, दोनों पे क्या होना चाहिए, इवन प्राइम नंबर। अगर आप थोड़ा याद करो, इवन प्राइम नंबर एक ही होता है, वो कौन सा है बेटा, 2। तो इन शॉर्ट दोनों डाइस पे क्या दिखना चाहिए बेटा, 2 और 2। ऐसा तो एक ही इवेंट होता है ना। तो फेवरेबल केसेस एक हो गए और दो डाइस को फेंको तो टोटल केसेस कितने होते हैं, 36। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 18th क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, दो इवेंट्स है मेरे पास, ए और बी, विल बी इंडिपेंडेंट। ये इंडिपेंडेंट कब होंगे, इफ इन चार में से कौन सी कंडीशन होती है इंडिपेंडेंट की। A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये नहीं हो सकता क्योंकि इसका मतलब है A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू 5, ऐसा नहीं होता। अब यहां देखो बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट, इसको कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ B कॉम्प्लीमेंट, और इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A और फिर आ गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो मतलब जो इंडिपेंडेंट इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं, ए इंटरसेक्शन बी जो है किसके बराबर होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो अगर कॉम्प्लीमेंट की बारी है, कॉम्प्लीमेंट पे लगेगा तो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही है और ये इसका फाइनल आंसर है। उसके साथ आपकी एक्सरसाइज यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।